Students, topic that we are discussing chemical kinetics 2012 to 2020 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप मान के चलें कि ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रिपीट होने वाला है। और 2012 टू 2017 तक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग 2018, 19 एंड 20 3 इयर्स के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोर्ड एग्जाम 2018, डिफाइन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। डिफाइन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्शन के ड्यूरिंग चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन जिन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है उनका नंबर जो होता है वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होता है। आप लोग एक इसकी डेफिनेशन और लिख सकते हैं। yesterday we were discussed about रेट लो। रेट लो के बारे में अपने डिस्कस किया था, जिसमें हमने लिखा था कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और ए की पावर अपने मान लो स्मॉल एन लगा दिया n1 और बी की पावर स्मॉल n2 लगा दिया सपोज। तो ये जो पावर का हम सम करते हैं इसका मतलब है ए का ऑर्डर n1 है, बी का ऑर्डर n2 है। बी का ऑर्डर n2 है, तो अगर टोटल ऑर्डर मैं लिखूं तो टोटल ऑर्डर n1 प्लस n2। इट मीन ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर। ऑर्डर क्या है? सम ऑफ पावर है। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका सम है, यूज्ड इन रेट लो, जो रेट लो में यूज़ होती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और इन रेट लो rate is directly proportional to the concentration of reactant and the sum of power of concentration of reactant is known as order of reaction। उसके बाद आप ये एग्जांपल पुट कर दें। रेट लो, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर n1 बी की पावर n2 लिखें और टोटल ऑर्डर नीचे क्लियर कर दें कि टोटल ऑर्डर इक्वल टू n1 प्लस n2। तो वो और क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या कहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ टू मेन बैरियर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग टू मेन बैरियर आपने लिखने हैं। तो कोलिजन थ्योरी में एक तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है, जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल नहीं होती वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। एक तो एक्टिवेशन एनर्जी और सेकंड है ओरिएंटेशन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल का, तो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दो एनर्जी बैरियर जो रहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी में हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। तो एक की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और एक रिएक्शन ऐसी है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो कौन सी रिएक्शन इजीली कंप्लीट होगी? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो एक तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर रहता है और एक ओरिएंटेशन। मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये दो मेन बैरियर रहते हैं कोलिजन थ्योरी में। नेक्स्ट, क्लियर दैट टाइम यूज्ड इन कंप्लीशन ऑफ 99% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम। 99% रिएक्शन कंप्लीट होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टाइम होता है T इक्वल टू 2.303 बाय K log R नोट बाय R। फर्स्ट कंडीशन आपको दी 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हुई, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी? रिमेनिंग 0.1 रिमेनिंग रहेगी। लेट इनिशियल कंसंट्रेशन R नोट इक्वल टू 100 देन R इक्वल टू 0.1, रिमेनिंग रहेगी 0.1। अब आप T 99% सोल्व कर लें। T 99% इक्वल टू 2.303 बाय K log R नोट आपने 100 लिया है, R आपके पास 0.1 रिमेनिंग है।
पॉइंट आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो ऊपर 1000 बन जाएगा। 1000 का मतलब 10⁻³ देन T 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के log 10⁻³ पावर जो होती है लोग वाली वो आगे आ जाती है, तो T 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के 3 log 10। वैल्यू ऑफ log 10 इज 1, सो T 99.9% इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 3, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड कहता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम और सोल्व करना है अपने को। हाफ लाइफ टाइम हम लोग और सोल्व करेंगे इसमें। हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम और सोल्व कर रहे हैं इसमें। हाफ लाइफ टाइम सोल्व करने के बाद फार्मूला क्या है हाफ लाइफ टाइम का, T 50%। अब 50 कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग 50 रहेगी, तो अपने R0/R कैसे लिखेंगे, T 50% इक्वल टू 2.303 बाई के लोग इनिशियल 100 माना, 50 कंप्लीट हुआ तो इट मीन 50 रिमेनिंग रहा, 10/50 100/50 2 आ जाएगा, और लोग 2 की वैल्यू जो है 2.303 बाई के log 2, और log 2 की वैल्यू होगी 0.3। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब डिवाइडेड इक्वेशन 1/2, डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो T 99.9% अपॉन T 50% इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 3 2 की जैसे एग्जैक्ट वैल्यू 0.31 होती है, तो ऑलमोस्ट 0.3 ही है ये, है ना। तो अपॉन में 2.303 बाई के इंटू 0.3, 2.303 बाई के कैंसिल हो गया, पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर 10 हो जाएगा, 3 से 3 कट हो गया, तो क्या बन गया T 99.9% अपॉन T 50% इक्वल टू 10 रिमेनिंग रह गया यहाँ, इक्वल टू 10, और T 50 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, देन T 99.9% इक्वल टू 10T 50%। इट इज़ क्लियर दैट T 99% is 10 टाइम ऑफ T 50%। इट मीन 99% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ टाइम का 10 टाइम होता है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट, डिफाइन मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलैरिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विच आर पार्टिसिपेटेड इन ए रिएक्शन इज नोन एज मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल जितने भी होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो मोलिकुलैरिटी होती है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स। लाइक रिएक्शन लिखे N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3, कोई भी वन एग्जाम्पल आप पुट कर दें, N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3, मोलिकुलैरिटी इक्वल टू 4, मोलिकुलैरिटी इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है, तो टोटल 4 मोल है, तो 4 मोल जो है मोलिकुलैरिटी है, मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी राइट द नेम ऑफ 2 फैक्टर्स which are responsible to increase the rate of reaction on increasing temperature। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने को 2 फैक्टर बताने हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो अपना कोलिजन थ्योरी का फार्मूला क्या है, K = ZE पावर में -EA/RT, पावर में -EA/RT। तो अब जो अपने पास 2 फैक्टर है ना वो यहीं पड़े हैं जो रेट इंक्रीज करने, जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। और सेकंड, E की जो पावर हमने -EA/RT लगाया है ये एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, और एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। हमने कल भी ग्राफ से भी प्रूव किया था कि T डिग्री सेंटीग्रेड पर
अगर एक्टिव मॉलिक्यूल इतने थे तो T+10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये उससे डबल हो जाते हैं। ये कल हम ग्राफ में पढ़ चुके हैं कि एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन डबल हो जाता है। एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई और सेकंड एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, एक्टिव मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो गए। तो ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज करते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज होना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में जो आया, ये और में आएगा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके पास। क्लियर दैट टाइम यूज्ड इन कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले 99.9% आया था, अब T75% इज 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स आएगा, इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ टाइम। Clear that time used in completion of T75% for first order reaction is 2 times of its half life time। तो T75% जो है वो 2 टाइम्स है हाफ लाइफ टाइम का, ये अपने को प्रूव करना है। लेट R0 इक्वल टू 100। अब 75% कंप्लीट हो गई तो इट मीन रिमेनिंग रही 25। अब अपने फर्स्ट केस ले रहे हैं जब 75% कंप्लीट हुई है। देन T75% इक्वल टू 2.303 बाई के log R0/R। R0 100, R 25, 125 कट करेंगे log 4 बन जाएगा। log 4 का मीनिंग 2.303 बाई के log 2 की स्केयर, 4 का मीनिंग 2 की स्केयर। पावर जो है वो फ्रंट में ले आएंगे। देन T75% इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 2 log 2, 2 का स्केयर है, 2 log 2 बन गया। ये T75% सोल्व हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को हाफ लाइफ टाइम सोल्व करना है, T50 सोल्व करना है, T50% सोल्व करना है। T50 का मीनिंग हाफ पूरी हो गई, हाफ कम रिमेनिंग रह गई। तो 2.303 बाई के लोग R0 यानी इनिशियल 100 है, अपॉन में R रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितनी रहेगी 50 कंप्लीट होगी तो 50 रिमेनिंग रहेगी। कट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा log 2 डायरेक्ट लिख दिया। T50 वैल्यू मत पुट करें, 2.303 बाई के log 2, क्योंकि अपने ऊपर भी वैल्यू पुट नहीं करी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में T75% और इक्वेशन 2 में T50%। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। 2.303 बाय के इंटू 2 log 2 और अपॉन में 2.303 बाय के log 2। 2.303 के कट हो गया, log 2 कट हो गया, log 2 और log 2 भी कट हो गया। अब 2 रिमेनिंग रह गया यहाँ, तो क्या बन गया T75% अपॉन T50% इक्वल टू 2 और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देन T75% इक्वल टू 2T50%। ये आपका सॉल्यूशन आ गया, T75% इक्वल टू 2T50%। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2019 बोर्ड एग्जाम से जो क्वेश्चन आपको मिले, 2019 रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.72 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? रेट कांस्टेंट की यूनिट देखेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स है, क्योंकि हर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होती है, डिफर होती है। अगर ऑर्डर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी चेंज होगी। तो अपने को ऑर्डर फाइंड करना है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट देखिए सेकेंड इनवर्स है, देन ऑर्डर इक्वल टू 1, ऑर्डर इक्वल टू 1 आ जाएगा ऑर्डर। डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी। डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is
required to reactants molecule to for convert into प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी मिनिमम अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, टोटल एनर्जी की जितनी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर करें, इसका नीचे फॉर्मूला भी लिख दें। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ग्राफ से क्लियर करें, देखो कल अपने ग्राफ बनाया था एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच। ग्राफ अपना ये था, ये ग्राफ था अपना। तो रिएक्टेंट की बेसलाइन अगर अपने देखें, ये बेसलाइन है, और ग्राफ का पीक देखें तो ये ग्राफ का पीक है। बेसलाइन और पीक के बीच जो डिफरेंस होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और ग्राफ के बिल्कुल बेस से, जो ग्राफ का बेस है एक्स एक्सिस से, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है। ये रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो टोटल है, जो एक्टिवेशन एनर्जी, तो क्या है, कुछ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी है। जैसे मैंने कल आपको क्लियर किया कि पास होने के लिए 33 मार्क्स आपको चाहिए। अगर हम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे, सपोज कोई टीचर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि स्टूडेंट 0 नंबर लाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि स्टूडेंट 0 नंबर लाएगा। वो 4 या 5 या 6 कुछ नंबर तो वो लाएगा। तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी खुद के पास भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ खुद के पास भी है। तो इसीलिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी दिखाई है। अब एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी का जो टोटल होता है ना, ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर 0 से देखें तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, यानी पीक तक पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है वो। अब इसमें से एवरेज एनर्जी कुछ ना कुछ है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एवरेज एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एवरेज एनर्जी कुछ ना कुछ है। बाकी की जो रिमेनिंग होती है, जो हमें प्रोवाइड करवानी होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी और एवरेज एनर्जी का टोटल होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट्स आर यूज्ड इन 20% डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 40 मिनट लग रहे हैं 20% डिसोसिएशन में। हाफ लाइफ टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ टाइम का फार्मूला क्या है, T 50% इक्वल टू, या T हाफ इक्वल टू, एक ही बात है, T हाफ लिख दें या T 50% लिख दें, तो T हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। अब अपने को इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी के नहीं दिया हुआ, के की वैल्यू नहीं दी हुई। तो के की वैल्यू सोल्व करने के लिए डाटा दिया हुआ है अपने को 40 मिनट और 20% वाला, ये डाटा के की वैल्यू के लिए दिया हुआ है। तो अपने के की वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं, के का फॉर्मूला क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 बाई टी log R नोट बाय R, ये के का फॉर्मूला है। अब टी आपको दिया हुआ 40 मिनट, देन के इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 log R नोट 100 मान लो। अब कहता है 20% डिसोसिएशन हो गया और R जो है वो रिमेनिंग है। R जो होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है। अगर 20% डिसोसिएशन हो गया तो रिमेनिंग 80 रह गया, तो रिमेनिंग रहा 80, 0 से 0 कट कर ली, तो ये बन गया log 10 अपॉन log 8। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 log 10 अपॉन log 8, यानी माइनस log 8, अपॉन वाला माइनस में आ जाता है, log 10 माइनस log 8, log 10 की वैल्यू 1,
log 8 की वैल्यू 0.9030, 0.9030। तो K आपका सोल्व हो गया 2.303 इंटू 1 में से 9030 लेस कर लें तो 0.097 आ जाएगा, 0.097 अपॉन 40, ये K आ गया। K की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगा अपने पास, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 2.303 इंटू 0.097 अपॉन 40, और जो डिवाइड वाला 40 है वो ऊपर आ जाएगा, वो इंटू 40 ऊपर आ गया, इंटू 40। अब 0.693 कैसे बना था, इसको ओपन करके लिख दें। 2.303 को जब 0.3010 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये 0.693 हमने क्लियर किया था, 0.693 इंटू 40। तो इस 0.693 के मैंने पार्टीशन कर दिया 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 2.303 इंटू 0.097। अब 2.303 से कट हो गया, ये आप सोल्व कर लें, आपका टी हाफ आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका टी हाफ सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आप टी हाफ सोल्व कर सकते हैं। आपको टी हाफ का फार्मूला क्लियर रखना है, 0.693/k है। के आपको गिवन नहीं है तो आपको कोई ना कोई डाटा दिया होगा जिससे आप के सोल्व कर सकते हैं। वो के सोल्व करने के बाद उसकी वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। 2020 में जो क्वेश्चन आए, 2020 में जो क्वेश्चन मिले, डिफाइन हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जिस पर 50% रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है, 50 रिमेनिंग रह जाती है। कल भी हमने डिस्कस किया था, जिस टाइम पर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी हाफ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाती है, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। हाफ लाइफ टाइम, जिस टाइम पर if T equal to T half then concentration of reactant remains half of its initial concentration। तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू डिफरेंसेस इन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऑर्डर उन नंबर का मोलिक्यूल्स है जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। मोलिकुलरिटी जो होती है वो हमेशा इंटीगर होती है। ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मोलिकुलरिटी ज़ीरो नहीं होती कभी भी, ऑर्डर ज़ीरो हो सकता है। मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऑर्डर प्रैक्टिकल वैल्यू है। और रेट जो होता है वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है, मोलिकुलरिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन मोलिकुलरिटी, रेट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। रेट लोग क्या कहते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसकी पावर जो होती है वो ऑर्डर होती है। तो यानी रेट जो होता है वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है, मोलिकुलरिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपके पास डिफरेंसेस आ जाएंगे ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए रिएक्शन A equal to B, concentration of reactant change from 0.5 m to 0.3, 0.5 m to 0.3 m in 20 minutes. In 20 minutes, calculate the average rate of reaction. Calculate the average rate of reaction. Average rate अपने को find करना है। Average rate of reaction in second and minute units. यानी टाइम को हम लोग मिनट में भी पुट करेंगे, सेकंड में भी पुट करेंगे। तो एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है, फाइनल 0.3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी C2 माइनस C1 अपॉन चेंज इन टाइम यानी डेल्टा T। और रिएक्टेंट के लिए क्या साइन लगाते हैं, माइनस का। रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। देन माइनस C2 आपका है 0.03 माइनस C1 है 0.05 अपॉन डेल्टा T कितना है 20।
तो माइनस 0.02 अपॉन 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉइंट आप यहाँ से रिमूव करेंगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, 100 इंटू 10 1000 हो गया, ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा। ये मिनट की यूनिट में आ गया। मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स मिनट में रखा। अब सेकंड में भी पुट करना है, तो मिनट को अगर सेकंड में पुट करेंगे तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 कर देंगे, इंटू 60 कर देंगे, यानी अभी 60 से डिवाइड करना पेंडिंग है, वो और डिवाइड करके हम लोग क्लियर कर देंगे। ये 0 और ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। 1/6 को हम सोल्व कर सकते हैं। 1/6 का मतलब 0.13, आगे 0.16 आएगा, 0.16666 चलता रहेगा, 166 चलता रहेगा ये, इंटू 10⁻⁻⁴। तो 0.16666 जितना भी है 0.167 लिख दें आप, इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? जिस रिएक्शन का रेट जो है रिएक्टेंट की फर्स्ट यानी पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या बोल दे जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि पावर 1 है तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही बनेगा सीधा। उस ऑर्डर को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, कि जिसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 होगा। इफ सम ऑफ पावर इज 1 of concentration of reactant, then the reaction is known as first order reaction. Next, differentiate the rate and specific rate of reaction. Rate क्या है? Rate तो है change in concentration in unit time, क्योंकि रेट का अपने फॉर्मूला लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा टी को 1 पुट कर दूं, देन रेट इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं? रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, रेट कांस्टेंट को। रेट लो क्या कहता है? रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम लोग रिमूव करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, कांस्टेंट के लगा दिया। इसकी पावर ऑर्डर है, जो भी पावर हमने माननी है वो मान लें। कंसंट्रेशन को 1 रखें, ए की कंसंट्रेशन भी बी की कंसंट्रेशन भी, दोनों की कंसंट्रेशन को 1 पुट करें, ए की कंसंट्रेशन को भी और बी की कंसंट्रेशन को भी। ए की कंसंट्रेशन 1 m पुट कर दें, बी की कंसंट्रेशन भी 1 m पुट कर दें, यानी ए की कंसंट्रेशन इक्वल टू बी की कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 m। देन रेट इक्वल टू क्या आएगा? रेट इक्वल टू के। के जो है वो रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं या क्या डिफाइन कर सकते हैं रेट को, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन को? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन each reactant has 1 m concentration। 1 m concentration अगर हो हर reactant की, तो जो उसका रेट होगा वही स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होगा। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन 1 m reactant 1 m when the concentration of reactant is 1 m, या कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1 m। तो अगर हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम 1 m ले लेते हैं तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास रेट एंड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट द प्रोडक्शन रेट ऑफ N2 एंड H2। तो अमोनिया का डीकंपोजिशन अगर हम लिखते हैं तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा?
2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2, 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2। तो जो अपना रेट बनेगा, रेट हमारा जो इक्वेशन है रेट की, जो हम लिखते हैं रेट की इक्वेशन, तो रेट क्या बनेगा यहाँ अगर हम क्लियर करें तो रेट N2 और H2 के प्रोडक्शन का रेट फाइंड करना है, ठीक है। तो अपने अमोनिया को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। रेट इक्वल टू N2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन आता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन टाइम इक्वल टू H2 के लिए क्या आएगा, रेक्टेंट ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई वाले डिजिट अपॉन में आ जाएगी 1/3 dH2/dt। ये हमारे पास N2 का प्रोडक्शन रेट हो गया, ये H2 का प्रोडक्शन रेट हो गया, ठीक है। अब अपने को रेट चाहिए, यहाँ रेट चाहिए, ये रेट चाहिए। और ये जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर जीरो होती है, पावर जीरो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आ जाता है के, आर की पावर जीरो 1 हो जाएगा, देन रेट इक्वल टू के, रेट इक्वल टू के। तो जो ये रेट कांस्टेंट दिया है ना, यही रेट होगा, जो रेट कांस्टेंट दिया है ना वो रेट ही होगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो हो जाएगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो का मीनिंग है 1, देन रेट इक्वल टू के आ जाएगा, और के की वैल्यू आपको दी हुई है, तो रेट आपका सोल्व हो गया। रेट इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁻⁴, तो ये रेट आ गया आपका 1.72 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपने N2 का प्रोडक्शन रेट निकालना है तो वो यही है, dN2 अपॉन dt, इसके इक्वल है, देखो 1.72 के, 1.72 इंटू 10⁻⁻⁴, और 1/3 dH2/dt इसके इक्वल है, 1/3 dH2/dt। तो हमको H2 का प्रोडक्शन रेट निकालना है, और अगर रिलेशन हम देख रहे हैं तो रिलेशन क्या है, 1/3 dH2/dt इक्वल टू रेट, 1/3 लगा हुआ है उसमें ना, 1/3 H2 वाले केस में 1/3 है, तो डिवाइड में है 1/3। जब 1/3 को आप लोग उस साइड ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि रिलेशन है 1/3 dH2/dt इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आपको ये फाइंड करना है H2 का प्रोडक्शन रेट, तो ये जो अपॉन में 3 है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ dH2/dt इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 2 रिमेनिंग रहा, तो 5.16 इंटू 10⁻⁻⁴, ये H2 का प्रोडक्शन रेट आ गया। और आगे रेट की यूनिट जो लिख दें, मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। बस आपको यहाँ करना एक ही काम है, आपको यहाँ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, और आपको रेट चाहिए, रेट चाहिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट रेट के इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट और रेट इक्वल होते हैं, तो जो रेट कांस्टेंट दिया है ना वही रेट है, बस रेट बन जाएगा। रेट बनते ही N2 का प्रोडक्शन रेट और H2 का प्रोडक्शन रेट आ जाएगा, ये सोल्व होगा आपका क्वेश्चन। क्लियर? तो ये आपके पास जो 2020 तक के क्वेश्चन हो गए हैं सारे।